Okay, so let's begin our session. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Exams postpone हो गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कब होगी? उत्तरायण के बाद. उत्तरायण के बाद सीधा? हाँ, उत्तरायण के बाद. अच्छा, चलो ठीक है. तो पर अच्छा पता है, नहीं डेट. अभी डेट नहीं मतलब बताई. डेट्स नहीं दिया है, बट अप्रोप्रिएटली उत्तरायण के बाद. ओके, तो अच्छी बात है. वी गॉट लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी. यू गॉट लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी. आई डिडंट गेट. पढ़ना तुम लोगों को है. सो हैव यू स्टार्टेड स्टडिंग? नो मैम. Nope. No, ma'am. Yes, ma'am. मतलब ऐसे ही मान के चल रहे हो, एक दिन पहले ही पढ़ेंगे एग्जाम के? Yes. अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है. अब मैं बोलूंगी ही नहीं कि तुम लोगों ने पढ़ाई की कि नहीं. ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट. हमने जहां पे एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट रेट कैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के इक्विलिब्रियम पॉइंट पर डिटरमाइन होता है. यस, पढ़ा था हमने कि जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड एट दैट पॉइंट जो भी इंटरेस्ट रेट प्रिवेल करेगा उसे हम कहेंगे कि वो इंटरेस्ट रेट मार्केट में है. इसके बाद आप मुझे बताइए, जब सिचुएशन होती है सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, आपको आंसर करना है. जब सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो व्हाट इज द सिचुएशन? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि कम होगा? एंड आई वांट आंसर. Decrease. इंटरेस्ट रेट डिक्रीज. क्यों? क्योंकि सेविंग्स का मतलब है सप्लाई ऑफ फंड्स. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब है Demand of funds. डिमांड ऑफ फंड्स. वेरी गुड. तो जब सप्लाई ऑफ फंड्स विल बी ग्रेटर देन डिमांड, जब सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से, तब रेट क्या होता है? जब किसी भी चीज की बहुत सप्लाई है मार्केट में तो रेट बढ़ेगा. Greater. वाह, क्या बात है. जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उसका रेट कम होगा. कम होगा ना. तो जब सिचुएशन क्या है, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट रेट विल Rise. Decrease. एक ही बच्चा बोल रहा है, वो भी क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना नोट्स, पिछले नोट्स सबके आपके पास? देखिए उसमें जब सेविंग ज्यादा होती है इन्वेस्टमेंट से, यानी जब सप्लाई ऑफ फंड्स इज ग्रेटर देन डिमांड ऑफ फंड्स, जब सप्लाई फंड्स की ज्यादा है. दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर होती है यार, जब मार्केट में किसी चीज की बहुत सप्लाई होती है तो उसका रेट Decrease होगा. बोलो बाकी लोग, उसका रेट Decrease होगा. हाँ, यस. तो कहने का मतलब ये, व्हेन सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, देन इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज. ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए सेकंड, जब इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, इन्वेस्टमेंट का मतलब है डिमांड ऑफ पैसा, डिमांड ऑफ फंड्स ज्यादा है सप्लाई ऑफ फंड से. जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो रेट इंक्रीजेस, बढ़ जाता है. increases. तो situation when investment is greater than savings, so interest rate will Increase. clear है सबको? कोई डाउट? No. चलिए अब इसी के आगे कंटिन्यू कीजिए. इसी के आगे कंटिन्यू कीजिए. Wait, I'm sharing screen. Just wait for a minute.
यस मैंने ये लिखवाया भी था आपको, देखिए स्क्रीन पे है, व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट सो इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज, क्योंकि सेविंग ज्यादा है यानी सप्लाई ऑफ फंड ज्यादा है। जब किसी चीज की मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा, व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रेटर देन सेविंग, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, इन्वेस्टमेंट का मतलब है डिमांड ऑफ फंड्स, जब डिमांड किसी चीज की ज्यादा होती है तो प्राइस क्या हो जाती है, प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पर अब आज हम कुछ दूसरा कंसेप्ट देखेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे, आपको पता है सेविंग यानी सप्लाई और इन्वेस्टमेंट यानी फंड्स की डिमांड। व्हेन इंटरेस्ट रेट increases so investment will dash increase or decrease। अब मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, क्योंकि एमसीक्यू में ये भी पूछा गया है। When interest rate increases, so investment will इन्वेस्टमेंट का मतलब रोकान डिमांड ऑफ डिमांड ऑफ फंड। फंड्स। यस। तो जब रेट बढ़ेगा तो फंड्स की डिमांड बढ़ेगी। किसी भी नॉर्मल चीज को लेकर सोचो, जब प्राइस या रेट बढ़ता है तो क्या डिमांड बढ़ती है, हम ज्यादा डिमांड करते हैं। It will decrease. डिक्रीज, मेरा आपसे बार बार यही कहने का मतलब है, यूज जस्ट कॉमन या जनरल सेंस। जनरल सेंस में देखेंगे तो पैसे के साथ भी वही होता है, अगर रेट बढ़ा हुआ है तो इन्वेस्टमेंट्स विल डिक्रीज। क्यों भाई, अगर मुझे पैसे की जरूरत है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, पर मुझे उस पर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो क्या मैं ज्यादा पैसा उठाऊंगी मार्केट से? नहीं, क्योंकि मुझे पैसा उस पे इंटरेस्ट ज्यादा भरना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर दूंगी, डिक्रीज कर। वापस से कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, बट अप्लाई जनरल सेंस। किसी भी नॉर्मल कमोडिटी के साथ जो होता है वही पैसे या फंड्स के साथ भी वही सेम सिचुएशन है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट का मतलब, एक सीधा डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा गया है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है दिमाग में, ये है डिमांड ऑफ फंड्स। तो जब रेट बढ़ेगा तो फंड्स की डिमांड, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन interest rate increases so savings will increase। सीधी सी बात है, बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो मुझे सेविंग ज्यादा करूंगी, क्योंकि मुझे सेविंग करने पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो तो सेविंग्स मेरी बढ़ जाएंगी। तो when interest rate increases, so savings will increase. Next, when interest rate decreases, investment will increase। क्यों इंक्रीज, कोई बताएगा? इन्वेस्टमेंट का मतलब है डिमांड ऑफ फंड्स।
जब रेट कम होगा ऑब्वियसली तो किसी भी चीज की डिमांड, जब उस किसी चीज का रेट कम होता है, सस्ता हो जाती है कोई चीज, तो डिमांड बढ़ जाती बढ़ जाती। तो यहाँ पर भी जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो हम फंड्स ज्यादा डिमांड करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट्स विल इंक्रीज। नेक्स्ट, when interest rate decreases, savings will डिक्रीज। yes। जब बैंक ने इंटरेस्ट कम कर दिया तो क्या हम बैंक में सेविंग बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? कम करेंगे, डिक्रीज। जनरल सेंस, आप खुद सोचिए, इंटरेस्ट रेट अब बहुत कम हो गया है बैंक में, तो क्या हम बैंक से तो कोई इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है इतना ज्यादा, तो क्या हम बैंक में सेविंग्स करेंगे? नो। नो, तो सेविंग्स विल डिक्रीज। डिक्रीज। एनी डाउट टिल हियर? डाउट तो कुछ भी नहीं होता है, पर सब भूल जाते हो। मैं फिर से सारी चीजें रिवाइज कर रही हूँ। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील एक ऑब्जेक्टिव तो आना ही है इससे रिलेटेड। यस, जब मार्केट में सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, सेविंग यानी सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, इसका मतलब ये हुआ। तो जब सप्लाई मार्केट में बहुत होती है, कोई भी चीज, अब कुछ भी सोच लो, ठंड में सब्जियां बहुत आ रही हैं, तो रेट विल डिक्रीज। डिक्रीज। मनी के साथ भी यही होता है। जब मनी का सप्लाई बहुत ज्यादा है और मनी की डिमांड ही नहीं है, लोगों को चाहिए ही नहीं पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर जब डिमांड बहुत ज्यादा है मनी की और सप्लाई नहीं है, यानी सबको पैसे चाहिए बिजनेस में, तो इंटरेस्ट रेट, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, जो आज सीखा, अब हम अभी यहाँ पे क्या था जो ऊपर था कि इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो ऊपर हमने पढ़ा वो था इंटरेस्ट रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पर अब हमें इंटरेस्ट रेट में बढ़ना या घटना दिया हुआ है, हमें इफेक्ट देखना है इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग पर। अब उल्टा देखना है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तब इन्वेस्टमेंट्स, यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है डिमांड ऑफ फंड्स, तो जब किसी चीज का रेट बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड, मार्केट में किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो सिमिलरली पैसे की डिमांड यानी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तब सेविंग के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, लोगों को लगेगा बैंक से इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो सेविंग्स इंक्रीज हो जाएंगी। When interest rate decreases, थर्ड पॉइंट, जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो मनी की डिमांड, रेट कम है तो मनी की डिमांड ज्यादा होगी। एक ही बच्चा बोलता है, बेटा बोलो, जब रेट कम है तो डिमांड, जब प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और when interest rate decreases, savings will decrease। क्यों? क्योंकि रेट इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो क्या हम बैंक में पैसे जमा करेंगे? कोई प्रॉफिट ही नहीं है भाई बैंक में पैसे जमा करने पर, इंटरेस्ट ही नहीं दे रही बैंक, तो सेविंग्स विल डिक्रीज। तो दिस वी एंड दिस सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट
इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। चलिए बाकी अब कुछ एमसीक्यू की चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो डायरेक्ट हैं। सबसे पहला, कीन्स का पूरा नाम जॉन मेनार्ड कीन। अब ऑब्वियसली लास्ट में तो कीन्स लगेगा ही, है ना। तो जॉन मेनार्ड कीन्स रोट अ बुक, लिखो उसका नाम, थियरी ऑफ Employment. यस, Employment. थियरी ऑफ Employment. एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। Knee. In 1936, Okay, ma'am. in 1936, yes. Next, the word macroeconomics was given by Ranger Frisch. Yes. The word macroeconomics was given by Ranger Frisch. Third, the rate at which one country's currency is exchanged for another. The rate at which one country's currency is exchanged for another is, जैसे फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू ₹73 के आसपास चल रहा है, तो ये रेट है जिसपे एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री में कन्वर्ट हो सकती है। अगर हमें डॉलर खरीदना है तो हमें 73 रुपीस देने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। वो रेट जिस पर एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री में कन्वर्ट होती है उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट, statement which records one country's Balance of payment. yes, very good. Statement which records one country's transaction with other countries or rest of the world
स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करती है एक कंट्री के ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसे हम कहते हैं BOP, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपको फ्रिज में एग पाए यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। BOP को मेंटेन करना, स्टेबलाइज करना एक ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट, if aggregate demand AD rises, if aggregate demand rises even at full employment level, even at full employment level, if AD rises even at full employment level, it will create inflation। क्यों? जब डिमांड बहुत ज्यादा है तो चीजों की प्राइसेस बोलो, कम हो जाएगी। ये देखो, ध्यान से सोचो, दिमाग लगाओ। जब मार्केट में किसी चीज की बहुत डिमांड है, सबको वो चीज चाहिए, तो प्राइसेस बढ़ जाएगी। और जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो वो सिचुएशन कहलाती है महंगाई, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। जब डिमांड, तुम लोग को ये क्लियर होना चाहिए भाई, क्योंकि पता है ऑब्जेक्टिव्स मतलब बहुत इजी ऑब्जेक्टिव नहीं आते, फिर उस टाइम पे बच्चे स्क्रीनशॉट भेजते, मैडम बताओ। आई विल नॉट हेल्प एनीवन, आई एम टेलिंग यू, कंसेप्चुअल ही क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। तो जब डिमांड किसी चीज की बहुत बढ़ती है तो रेट हो या प्राइस हो वो बढ़ जाती है। प्राइसेस बढ़ेंगी, इट विल कॉज महंगाई, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी which does not have foreign sector, जिसमें फॉरेन सेक्टर नहीं होता, नॉट, यानी हम 2 सेक्टर मॉडल जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर है, या 3 सेक्टर मॉडल जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर है, वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। जब तक कंट्री का ट्रांजैक्शन बाहर किसी कंट्री से नहीं हो रहा तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। ऐसी इकोनॉमी जिसमें फॉरेन सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, बोलो, है कि नहीं है? नहीं हो। नेक्स्ट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट मैम, हाँ, एडिशनल पैम्पलेट में कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के सम्स दिए, तो वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, और आपके पास सारे फॉर्मूले हैं, और हो सका तो नेक्स्ट जो भी मंडे आएगा वी विल बी सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस। ओके मैम। ठीक है,
हाँ, तो नेक्स्ट मंडे विल बी सॉल्विंग। और अगर आप खुद से करना चाहते हो, मुझे 1-2 बच्चों ने फोन भी किया था एंड मैंने उन्हें ही सॉल्व करवाए क्वेश्चंस। तो फॉर्मूले और क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है? ज्यादातर एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में करो, जीएनपी को जीडीपी में करो। तो उसके फॉर्मूले डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फॉर्मूले सब आपके पास हैं। स्टिल अब हमें टाइम मिल गया है तो वी विल डू ऑन मंडे, ठीक है? थैंक यू। हाँ, वेलकम। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिशर्स इक्वेशन। फिशर्स इक्वेशन ऑफ मनी सप्लाई। Fisher's equation of money supply. लिखिए, इक्वेशन है mv इज इक्वल टू py। mv इज इक्वल टू py। M is supply of money। M का मतलब है supply of money। V का मतलब है velocity of money। V का मतलब है velocity of money, that is the heads, that is the number of heads or hands money changes। क्या मतलब है मैं समझाती हूँ, पहले लिख लीजिए। P प्राइस लेवल, प्राइस लेवल and Y volume of goods produced। Volume of goods produced। चलिए अब लिख लिया, समझे? देखिए, M का मतलब है सप्लाई ऑफ मनी। हु सप्लाइज मनी? हमारी कंट्री में पैसा कौन लेकर आता है? RBI। RBI। इट प्रिंट्स नोट। तो नए नोट प्रिंट होकर जब मार्केट में आते हैं तो दैट इज M सप्लाई ऑफ मनी। समझ में आया? फिर से, सप्लाई ऑफ मनी मतलब आरबीआई प्रिंट्स नोट्स और वो जब मार्केट में आते हैं, ट्रांजैक्शंस उससे होने लगते हैं, तो उसे हम कहेंगे मनी का सप्लाई हो रहा है। दूसरा, V वेलोसिटी ऑफ मनी, दैट इज द नंबर ऑफ हेड्स और हैंड्स मनी चेंजेस। अब पैसे के तो हाथ या पैर या मुंह या सर नहीं होता, तो वो कैसे हैंड्स और हेड्स चेंज कर रहा है? देखिए, आरबीआई ने 10 रुपए की नोट प्रिंट की, मार्केट में आई, सप्लाई ऑफ मनी हुआ। वो 10 रुपए की नोट मैंने किराने वाले को दी और उससे सामान खरीदा, चॉकलेट खरीदी। वो 10 रुपए का नोट किराने वाले ने बार्बर शॉप पे दिया बाल कटवाने के लिए। बार्बर ने वही 10 रुपए का नोट दिया दवाइयां खरीदने के लिए। फिर वही मेडिकल वाले केमिस्ट के पास वो 10 रुपए का नोट आया,
और फिर उसने वो 10 रुपए का नोट कहीं और खर्च किया, मतलब नोट वही है 10 रुपए, पर उससे एक 10 रुपए की नोट से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ मनी। यानी जब कोई नोट प्रिंट होती है, मार्केट में आती है, तो ऐसा नहीं होता कि वो एक बार यूज हो रही है। वो पैसा आप किसी और को दे रहे हो, वो फिर उसे खर्च कर रहा है, किसी और के पास जा रहा है पैसा। यानी नोट एक बार प्रिंट की, बट दैट प्रिंटिंग ऑफ नोट वंस से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस होते हैं। क्लियर है? इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। समझे? बढ़ू आगे? क्लियर है सबको? श्योर? चलिए वापस से, वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब आप लोग बताइए क्या होता है? समझ में आया ना? बोलो यार, तुमने तो ये भी नहीं बोला कि समझ आया कि नहीं आया। कोई अगर एक 10 रुपए की नोट प्रिंट होके मार्केट में आई तो वो बार बार Numbers. हाथ बार-बार चेंज change करती है या सर चेंज करती हाँ. है। समझ आया? It goes to how क्लियर है? many number of people it is known as हाँ, वेलोसिटी ऑफ, हाँ money. उससे कितने सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, वो होगा वेलोसिटी ऑफ मनी। अब P स्टैंड्स फॉर प्राइस लेवल, यानी प्राइस, जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में क्या है। और Y स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। वॉल्यूम ऑफ गुड्स यानी कितने गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं। तो कहने का मतलब ये कि V डिपेंड्स अपॉन, लिखो, V डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। V यानी वेलोसिटी इकोनॉमी की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। V डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी which does not change, ग्रोथ बहुत जल्दी नहीं चेंज होती, which does not change in short run। V डिपेंड करता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी पर, जो कि शॉर्ट रन यानी कम टाइम पीरियड में चेंज नहीं होती। सो V इज कांस्टेंट। V को हमने कांस्टेंट मान लिया। सो V इज कांस्टेंट। नेक्स्ट P, क्या P नहीं, सॉरी, Y। Y is the amount of goods produced in a year। Y is the amount of goods produced in a year। It will change if it is calculated for next year। It will change if it is calculated for next year। So for current year, Y is constant। ऐसा लग रहा है मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, जो मुझे भी नहीं आता। चलिए,
Y is the amount of goods produced in a year. Y का मतलब है वो सारे goods जो एक साल में बने हैं, तो उनका नंबर तो फिक्स है कि इस साल इतने goods बने. अब y की वैल्यू चेंज कब होगी? जब आप नंबर ऑफ गुड्स कैलकुलेट करोगे किस साल के लिए? नंबर ऑफ गुड्स जो बने हैं वो कैलकुलेट करोगे किस साल के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए. नेक्स्ट ईयर के लिए. तो अभी तो y की वैल्यू क्या है? जितने गुड्स इस साल बन गए वो कांस्टेंट है कि इतने गुड्स इस साल बने. अब ये y की वैल्यू चेंज कब होगी? y की वैल्यू कब चेंज होगी? नेक्स्ट ईयर में. तो अभी तो चेंज नहीं होगी. शॉर्ट रन में तो कम टाइम पीरियड में तो चेंज नहीं होगी, इसलिए y की वैल्यू भी कांस्टेंट है. तो ऊपर इक्वेशन में चले जाते हैं. v की वैल्यू कांस्टेंट है, ऊपर डैश लगा दिया. y की वैल्यू कांस्टेंट है, ऊपर डैश लगा दिया. सो m इज डायरेक्टली proportional to price. M is directly proportional to price. यानी v भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, y भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, तो m और प्राइस ही सब सिर्फ चेंज होंगे और दोनों न्यूमरेटर में है, यानी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन m यानी मनी सप्लाई एंड प्राइस. यस. सो क्या कंक्लूजन निकला? सो इफ m increases तो p will also increase. यानी अगर मनी सप्लाई, बहुत सारा पैसा मार्केट में आ गया तो प्राइजेस बढ़ जाएगी. will increase. Prices will increase यानी it will create a problem of इन्फ्लेशन. हाँ, अब इसके MCQs हैं, पहले पेज पर ही हैं. जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है तब प्राइसेस भी बढ़ती हैं एंड दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन. मनी सप्लाई डिक्रीज हुआ तो प्राइसेस भी डिक्रीज हो जाएंगी. इट विल क्रिएट डिफ्लेशन या फिर रिसेशन. मनी सप्लाई कम तो प्राइसेस भी कम. दिस विल क्रिएट डिफ्लेशन और रिसेशन. नेक्स्ट कंक्लूजन जो निकल के आता है PY. PY मीन्स प्राइस ऑफ गुड्स इनटू Y मतलब आउटपुट और वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. प्राइस ऑफ गुड्स, P का मतलब है प्राइस ऑफ गुड्स, Y का मतलब है आउटपुट और वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. तो प्राइस ऑफ गुड्स मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट ऑफ गुड्स मींस GDP-MP. मीन्स GDP-MP. ये भी MCQ में पूछा गया है. यस, अब समझते हैं ऐसा क्यों. व्हाट इज GDP-MP? Money value of all the goods and services produced in a country.
तो आउटपुट ऑफ गुड्स मतलब जितने गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए, बने, जब उनको हम उनकी प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल गया कि मनी वैल्यू, कितने रुपए के गुड्स इकोनॉमी में बने, जिसे हम कहते हैं जीडीपी एमपी। वंस अगेन, पीवाई जो है, पीवाई का मतलब क्या हुआ? पी स्टैंड्स फॉर, बोलो पी स्टैंड्स फॉर, कम ऑन स्पीक एवरीवन, सो गए क्या? पी मतलब Price of price goods. of goods. Come on everyone speak. P means Price of goods. Y Price of मतलब, Y Output मतलब, or volume Output of or the goods volume of produced. goods produced. तो जब हम जितने, यानी मान लो अगर 200 किलो गुड्स बने हैं, उनको उनकी प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा मनी वैल्यू, यानी टोटल कितने रुपए का सामान बनो बना। तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी में एक साल में जितने गुड्स एंड सर्विसेज बने उनकी वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी एमपी। क्लियर है? समझ में आया? वंस अगेन पूरी इक्वेशन देखते हैं। यस, फिशर ने कहा था mv इज इक्वल टू py। m का मतलब है जितना आप मनी को सप्लाई करते हो मार्केट में, वो एक बार नहीं, वो बहुत बार मार्केट में घूमता है, सर्कुलेट होता है, चेहरे, हाथ, मुंह, सर बदलता है, यानी उससे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो दिस इज एम वी, ऊपर डैश लगाया है मैंने क्योंकि कांस्टेंट है। v इज इक्वल टू पी वाई डैश, यानी p मतलब प्राइस, प्राइस को हमने y यानी जितने गुड्स बने हैं इकोनॉमी में, तो पी वाई यानी जीडीपी एमपी। क्लियर है? समझ में आया? यानी जितना सप्लाई होगा मनी का, उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बनेंगे, ये कहना था फिशर का। समझ में आया? इस इक्वेशंस का क्या मतलब है? m मतलब जितने नोट्स प्रिंट होकर मार्केट में आए, इनटू v डैश, यानी वो बहुत बार मार्केट में घूमते हैं, तो ये हो गया टोटल सप्लाई ऑफ मनी। टोटल सप्लाई ऑफ मनी जितना हुआ है उतने ही मार्केट में, उतने ही मार्केट में, पीवाई का मतलब क्या है? उतने ही मार्केट में प्राइस लेवल और वॉल्यूम ऑफ गुड प्रोड्यूस। प्राइस लेवल और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, उतने ही टोटल रुपए के गुड्स मार्केट में प्रोड्यूस हुए हैं। समझ आया? क्लियर है? फिशर भाई साहब का कहना था कि मार्केट में जब पैसा प्रिंट होकर आया और वो बहुत बार घूमा, यानी वो हो गया सप्लाई ऑफ मनी, टोटल सप्लाई ऑफ मनी। वो इक्वल होगा किसी भी इकोनॉमी में जितने गुड्स बने हैं उसके, जितने गुड्स बने हैं मतलब जितने गुड्स बने हैं इनटू उनकी प्राइसेस, यानी टोटल कितने रुपए का सामान बना, वो इक्वल होगा सप्लाई ऑफ मनी के। अब इसमें v जो है वो किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ पर डिपेंड करता है, और ग्रोथ आए दिन चेंज नहीं होती, इसलिए v इज कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और y किसी भी साल में कितने गुड्स बने हैं वो भी एग्जैक्ट है, इतना ही सामान एक साल में बना, तो y भी कांस्टेंट है। अब बचता क्या है? m और p। तो फिशर का कहना था कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा देंगे तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, और प्राइसेस बढ़ना यानी क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन।
फिर अगर मनी सप्लाई कम कर देंगे इकोनॉमी में तो लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे, तो प्राइसेस कम हो जाएंगी, विच विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन का उल्टा रिसेशन या फिर डिफ्लेशन। समझ आया कि नहीं? मतलब इतना भी यस और नो में नहीं निकल रहा है मुंह से। अरे नो भी बोल सकते हो। आई विल स्टार्ट दिस गुणगान अगेन। समझ आया? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes. क्या समझ आया ये मत पूछो, है ना? क्या समझ आया बोलो। MV is equal to PY. हाँ, mv इज इक्वल टू पी वाई। क्या क्या कांस्टेंट है? Y और V. V y and और v Y. कौन से? अच्छा, v क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि वेलोसिटी मतलब कितनी बार चेंज कर रहे हैं, Change एक पैसा कितनी बार घूम रहा है मार्केट में, वो ग्रोथ पर डिपेंड करता है, और ग्रोथ आए दिन चेंज होती रहती. नहीं होती रहती। इसलिए v को कांस्टेंट माना गया है। फिर y का मतलब है टोटल कितने किलो, कितने वॉटेवर गुड्स मार्केट में बने, साल में बने, तो वो तो एक साल में जितने गुड्स बने वो कांस्टेंट है। अब ये चेंज होगा अगले साल, तो इस साल के लिए जितने गुड्स बने वो कांस्टेंट है, इसलिए y और v कांस्टेंट हो गया। बचा m और p। m बढ़ेगा तो p बढ़ेगा, इन्फ्लेशन। m कम होगा तो p कम होगा, डिफ्लेशन। इसका MCQ पूछा कैसे गया है वो सुन लीजिए। When money supply increases, there will be a situation of इन्फ्लेशन। when Inflation. हाँ, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई कम होगा, प्राइस कम हो जाएंगी मार्केट में, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, लोग खर्च क्या करेंगे, तो प्राइसेस कम, तो डिफ्लेशन या रिसेशन। PY का मतलब क्या होता है? GDP MP। क्यों GDP MP? कोई बता सकता है? PY क्यों GDP? मतलब किसी को समझ नहीं आया? PY क्यों GDP MP? P मतलब प्राइसेस ऑफ गुड्स, और Y मतलब टोटल वॉल्यूम, टोटल कितना गुड्स बने। जब अगर ये एक वैन है, एक वॉल्यूम को इसकी प्राइस है 20 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया तो पता पड़ेगा कि टोटल कितने रुपए का सामान इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ, और उसी को हम GDP MP कहते हैं। GDP MP की डेफिनेशन ही यही है, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. पार्टिसिपेंट्स गिरते जा रहे हैं, 53 हो गए, झेल नहीं पा रहे थे तो छोड़ दी क्लास। चलो, तो दिस इज दैट्स ऑल। अब मेरे पास आपके लिए कुछ नया नहीं है। यू हैव टू रिवाइज दिस एंड द MCQs. Next Monday we will do the calculation sums for national income. नेशनल इनकम में अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसका ऑब्जेक्टिव आना ही है पेपर में, वो है GNP एट कांस्टेंट प्राइस एंड GNP एट करंट प्राइस। रियल एंड नॉमिनल GDP या GNP करके टॉपिक आपने अपने नोट्स में लिखा होगा। रियल एंड नॉमिनल GNP, उसका एक क्वेश्चन आना ही है। इट इज वेरी वेरी IMP टॉपिक। तो आप इसे मंडे जब हम क्लास में आएंगे उससे पहले एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उसको मैं डिस्कस भी करने वाली हूँ, और उस पे कैलकुलेशन सम भी एक है MCQ पैम्पलेट में जो बहुत ही अच्छा है, वो हम एक डिस्कस करेंगे, और बाकी भी कैलकुलेशन वाला पार्ट अब हम नेक्स्ट मंडे करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल और मैसेज मी। ठीक है, चलिए बाय बाय, वी एंड द सेशन हियर, टाटा बाय।